चीन और भारत का संबंध, चीन के साथ शांति और संघर्ष और चीन के साथ युद्ध के बारे में हम आज इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। हम इस अध्याय कक्षा 12 की भारत की विदेश नीति के संबंध में हम देखेंगे कि ये किस प्रकार भारत की राजनीति को प्रभावित करती हैं और इस दौरान हम चीन के साथ संबंधों को भी देखेंगे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। चीन के साथ शांति और उसके बाद संघर्ष का दौर को हम देखते हैं। तो जब पाकिस्तान के संबंधों के विपरीत जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे शुरू में चीन के साथ दोस्ताना रिश्ते थे। चीन के अंदर क्रांति होती है, चीनी क्रांति होती है 1949 में, और उस समय भारत और चीन दोनों के रिश्ते बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर हम बात करें कम्युनिस्ट देश को सबसे पहले मान्यता देने वाला कोई देश था तो वो भारत था, एक देश के तौर पर कम्युनिस्ट देश को। और नेहरू जी गहरे भाव रखते थे किसके? चीन के प्रति। और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हम देखें तो सरकार ने मदद की थी और कुछ जो नेहरू जी के सहयोगी थे उन्होंने, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने आशंका जताई थी कि चीन पर भरोसा करना ठीक नहीं है क्योंकि आने वाले समय में शायद चीन अपने लिए खतरा बन सकता है। लेकिन पंडित नेहरू जी के मन में ये विचार था कि चीन भारत पर आक्रमण दूर दूर तक नहीं कर सकता है और भारत का वो आक्रमण नहीं करेगा क्योंकि भारत उसका मित्र राष्ट्र है। इसके बाद शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत यानी पंचशील समझौता पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि पंचशील समझौता किन किन के मध्य हुआ था और कौन कौन उसमें शामिल था और किन देशों के बीच में हुआ था। तो उसके अंदर देश था चीन और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख थे चाउ इन लाई। पेपर में बहुत बार पूछा है कि चीन के साथ पंचशील समझौता के किस समय हुआ था, तो इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे। तो ये हुआ था 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, ये समय भी याद रखना है। और भारत और चीन के मजबूत रिश्तों के लिए यह कदम उठाया गया था, लेकिन इसके पीछे चीन की कुछ और ही चाल थी जिसको हम आगे पढ़ेंगे और उसे हम देखते हैं चीनी आक्रमण के रूप में देखते हैं। यानी चीन का आक्रमण किस समय होता है उसका दौर भी देखते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, चीन का आक्रमण 1962 के दौर में होता है। और अगर हम बात करें भारत के साथ दोस्ताना रिश्तों के खटास के 2 कारण थे। पहला कारण 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया गया था और भारत व चीन के बीच ऐतिहासिक रूप से जो बीच का बफर स्टेट था उसको ख़त्म कर दिया था। अब भारत को भी चिंता सतानी शुरू हो गई थी। तो एक पहला कारण ये था। और दूसरा जो कारण है चीन के मुद्दे के अंदर अगर हम देखें वो था चीन के इस कदम से जो विरोध होना शुरू हो गया था, क्योंकि तिब्बत के जो लोग थे वो कह रहे थे कि हमारी संस्कृति को कुचला जा रहा है और भारत की बेचैनी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। और चीन के अंदर जो कब्जा तिब्बत का किया था उसके तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत के राजनीतिक शरण मांगी और 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा और उनके अनुयायियों को शरण दे दी थी। चीन ने इसे विरोधी गतिविधियां माना। उन्होंने कहा कि भारत चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और इसके बाद चीन और भारत के मध्य सीमा विवाद खड़े होने शुरू हो गए थे। और भारत का दावा था कि अंग्रेजी शासन ने सभी विवादों को समाप्त कर दिया था, लेकिन चीन इन विवादों को मान्यता नहीं दे रहा था। तात्पर्य क्या है कि उस समय की संधियां समझौते जो ब्रिटिश समय में हुई थी उनको नहीं मान रहा था और पश्चिम और पूर्वी सीमाओं को लेकर मतभेद शुरू हो गया था। पश्चिम से लेकर पूर्व के छोर पर चीन अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया था। वो कश्मीर से लेके कश्मीर के लद्दाख हिस्से और लद्दाख हिस्से में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के कुछ काफ़ी बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया था। और इसके बाद 1957 और 1959 के समय चीन अक्साई चीन पर कब्जा कर लेता है। और अक्साई चीन कौन सा है? जो कश्मीर का ये वाला भाग है, ये अक्साई चीन है। अगर हम बात करें तो इस दौर के अंदर अक्साई चीन पर कब्जा कर लेता है। दोनों देशों के शीर्ष नेताएं बातचीत के लिए लंबी लंबी चर्चाएं करते हैं, लेकिन कोई भी
जो मसला है जो वार्ता से नहीं सुलझाया जा सकता है और दोनों सेनाएं सीमा पर आमने सामने झड़प हो जाती है। समकालीन विश्व राजनीति में इसके बारे में पढ़ चुके हैं जब विश्व क्यूबा संकट से जूझ रहा था। क्यूबा संकट कब आया था? 1962 के अंदर आया था और ये वही दौर था जब भारत और चीन का युद्ध आमने सामने था। इसी का फायदा उठाकर चीन भारत पर आक्रमण कर देता है और ये समय था अक्टूबर का। दोनों के बीच में भारत व चीन के मध्य युद्ध हो जाता है। चीन भारत पर आक्रमण कर देता है और वो अरुणाचल के कुछ हिस्सों को दबा लेता है और उसके बाद नवंबर महीने में वो लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीनी बढ़त को तो रोक दिया था, लेकिन पूर्व में जो असम के मैदान है वहां तक पहुंच गया था चीन। आखिरकार चीन एक तरफा युद्ध विराम के बाद में चीनी सेनाएं वापस लौटती है जहां से उन्होंने युद्ध शुरू किया। या यूं कह सकते हैं कि विश्व स्तर पर चीन के दबाव की वजह से चीन वापस लौट जाता है और जहां से युद्ध शुरू किया गया था वहां से लौट जाता है। लेकिन इस दौरान चीन भारत के जो कश्मीर के अंदर अक्साई चीन वाले हिस्से को नहीं छोड़ता है, जो आज भी उसके कब्जे के अंदर है। भारत और चीन इस युद्ध के अंदर भारत की छवि को काफ़ी धक्का लगता है और विदेश नीति में भी काफ़ी धक्का लगता है। इस संकट को उबरने के लिए भारत ब्रिटेन और अमेरिका को सैन्य सहायता के लिए गुहार लगाता है, लेकिन इसका भारत का मित्र सोवियत संघ इस समय संकट की घड़ी में बिल्कुल तटस्थ बना रहता है। इसका कारण था दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्रियां थी, यानी कम्युनिस्ट साम्यवादी देश थे। चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को भी चोट लगती है और राष्ट्रीय भावना भी बदलती है और कुछ सेना के कमांडर इस्तीफा दे देते हैं और कुछ अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। और पंडित नेहरू के जो सहयोगी रहे थे तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत चीन युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे, तो वो थे वी.के. कृष्ण मेनन। और वो क्या करते हैं, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते हैं, उन्हें छोड़ना पड़ता है। नेहरू की छवि भी धूमिल हो जाती है और चीन के इरादों को समय रहते वो भाप नहीं पाए थे और जिसका हर्जाना हमें अपनी भूमि गंवाकर देना पड़ा था। उनके खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आता है और लोकसभा में भी काफ़ी लंबी लंबी बहसें होती हैं। कांग्रेस कुछ महत्वपूर्ण उपचुनाव में पटकनी देखती है, यानी उपचुनाव में कांग्रेस हार जाती है कई जगहों पर और देश में राजनीतिक मानस में बदलने लगता है धीरे धीरे। इसके बाद की घटनाएं अगर हम देखें तो चीन व भारत का जो संघर्ष था विपक्षी दलों के बीच भी हुआ। इस युद्ध में चीन व सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, जो मार्क्सवादी पार्टी थी भाजपा, उसके अंदर भी उठापटक शुरू हो गई थी। जो सोवियत संघ की विचारधारा को मानती थी वो कांग्रेस के साथ नज़दीकी रखती है, जो भाजपा के रूप में रहती है, और जो चीन को मानती है यानी चीनी विचारधारा को मानती थी वो अलग होकर अपनी अलग पार्टी बना लेती है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट जाती है और जिसके दो खेमों में बट जाती है। एक खेमा मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM माकपा, जो चीन की विचारधारा को मानने वाली थी और चीन युद्ध के क्रम में माकपा के कई नेताओं को चीन का पक्ष लेने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। तो जो माकपा थी वो चीनी विचारधारा को मानती थी और भाजपा जो थी वो सोवियत की विचारधारा को मानती थी। इस दौरान कई गिरफ्तारियां भी हुई थी और चीन के साथ हुए युद्ध में भारत के नेताओं को भी जो स्थिति थी वो डावाडोल होनी शुरू हो गई थी। इन इलाका जो पूर्व का इलाका था काफ़ी अत्यंत पिछड़ा हुआ था, अलग थलग पड़ गया था। राष्ट्रीय एकता को भी और अखंडता को भी खतरा महसूस होने लग गया था। चीन युद्ध के तुरंत बाद यहाँ के इलाके को नई तरकीब में ढालने की कोशिशें शुरू हो गई थी और नागालैंड को एक प्रांत का दर्जा दे दिया गया था और मणिपुर त्रिपुरा हालांकि केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन उन्हें भी अपनी विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र बनाने का अधिकार दिया गया था। तो यहाँ से ये स्थितियाँ बदलनी शुरू हो गई थी। अगर हम बात करें 1962 के युद्ध की तो उससे आगे क्या होता है, चीन संबंध कैसे रहते हैं। भारत और चीन संबंधों के बीच सामान्य होने के 10 साल बाद 1976 के
बीच में, दोनों देशों के बीच में जो पूर्ण राजनयिक संबंध बनते हैं और शीर्ष नेता के तौर पर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी, जब वो तत्कालीन समय में विदेश मंत्री थे, वो 1979 के अंदर चीन का दौरा करते हैं और बाद में पंडित नेहरू के बाद में चीन के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बतौर प्रधानमंत्री चीन का दौरा करते हैं। यानी नेहरू जी से लेके राजीव गांधी के बीच में जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं, उन्होंने चीन का दौरा नहीं किया था, बाद में राजीव गांधी जी ने किया था। और इसके बारे में हम समकालीन विश्व राजनीति में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। अब इस दौरान एक नाम आया था तिब्बत का, तो तिब्बत की हिस्ट्री हम देख लेते हैं। तिब्बत का क्या झगड़ा था और किस वजह से चाइना ने इस पर कब्जा किया था। तो तिब्बत के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। जो तिब्बत है, ये मध्य एशिया का मशहूर पठार, यहाँ पर तिब्बत का पठार के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन दोनों के बीच में विवाद का बड़ा मसला तिब्बत बना था। अतीत के समय पर चीन कभी तिब्बत पर कब्जा कर लेता था, प्रशासन नियंत्रण स्थापित कर लेता था, कभी तिब्बत आज़ाद हो जाता था, लेकिन 1950 के दौर में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया और तिब्बत के ज़्यादातर लोगों ने चीन के कब्जे का विरोध किया। 1954 में जब भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हो रहा था, उस प्रावधानों में एक बात यह भी शामिल थी कि दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता को सम्मान करेंगे। दोनों के बीच यह प्रावधान अर्थ यह निकाला गया कि भारत तिब्बत पर चीनी दावेदारी को स्वीकार कर रहा है। 1956 में चीनी शासनाध्यक्ष चाउ इन लाई, तो जिस समय तिब्बत पर कब्जा किया गया था उस समय चीन के शासनाध्यक्ष थे चाउ इन लाई। आगे जो 1956 का समय आता है, चीनी के शासनाध्यक्ष चाउ इन लाई भारत के आधिकारिक तौर पर आए और उन्होंने तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा भी साथ में आते हैं। और आगे क्या है, तिब्बत की बिगड़ती स्थिति की जानकारी दलाई लामा नेहरू जी को देते हैं, लेकिन चीन आश्वस्त कर देता है कि तिब्बत का चीन के अन्य क्षेत्रों से ज़्यादा स्वायत्तता दी जाएगी। और 1958 में चीनी आधिपत्य के विरुद्ध में जहाँ पर चीन ने कब्जा कर रखा होता है, चीन में तिब्बत के लोग सशस्त्र विद्रोह कर देते हैं। इस विद्रोह को चीन की सेना दबा देती है और बिगड़ती स्थिति को देखकर चीन के लोग जो थे वो तिब्बत पर अपना आधिपत्य और गहरा करना शुरू कर देते हैं। और जब वहीं तिब्बत के लोग ये समझ रहे थे कि तिब्बती जो संस्कृति है उसको धूमिल करना चाहती है, और 50 सालों से उस समय 1959 में तब दलाई लामा भारत में आ जाते हैं और भारत से राजनीतिक शरण में तब से लेके 50 सालों तक बड़ी संख्या में दिल्ली और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में लोग तिब्बती शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। दलाई लामा भारत में धर्मशाला में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और 1950 के 60 के दशक में भारत के अनेक राजनीतिक दल और राजनेताओं ने तिब्बत की आज़ादी के प्रति अपना समर्थन जताया। वो चाहते थे कि तिब्बत आजाद हो। इन दलों में सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ भी शामिल था। चीन ने स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र बनाया, इस इलाके में चीन का अभिन्न अंग माना और तिब्बती जनता चीन के इस दावे को नहीं मानती थी और इसे अभिन्न अंग नहीं मानती थी। और चीनी जो बाशिंदे थे तिब्बत लाकर वहां पर बसाने शुरू कर दिए थे और तिब्बती जनता ने इसका विरोध किया। तिब्बती चीन के इस दावे को लेकर नकारते रहे और तिब्बत को स्वायत्तता दी गई और वे मानते थे कि तिब्बत में पारंपरिक संस्कृति को धर्म को नष्ट करने के लिए चीन यहाँ पर साम्यवाद फैलाना चाहता है। तो ये था तिब्बत के बारे में बात कि तिब्बत पर किस प्रकार आक्रमण किया गया था। वर्तमान में दलाई लामा धर्मशाला में रह रहे हैं, अधिकतर दिल्ली में एक बहुत बड़ी कॉलोनियों के रूप में रह रहे हैं। अगर हम बात करें, एक घटना हमें जरूर याद आती है कि भारत के गवर्नर उस समय सी राजगोपालाचारी ने कहा था 1956 में कि सच कहूँ तो, यानी चाउ इन लाई के बारे में कहा था कि मेरे मन में बड़े अच्छे भाव है जागे, जो मेरा ख्याल है कि चीन के शासनाध्यक्ष अच्छे इंसान हैं, उन पर भरोसा किया जा सकता है। चाउ इन लाई के बारे में सी राजगोपालाचारी ने पत्र लिखकर ये बात कही थी दिसंबर 1956 में। और हम यही मात खा जाते हैं क्योंकि हम जो चीन की नीति को नहीं समझ पाए थे। इसके अलावा अगर हम देखें और हमारे सामने एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है जिसके अंदर हमें दिखाया गया है, वीके कृष्ण मेनन के बारे में पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
ये राजनीतिक रक्षा मंत्री रहे थे। 1934 से 47 के बीच में इंग्लैंड में लेबर पार्टी में सक्रिय मेंबर रहे थे। इंग्लैंड में भारतीय उच्चायुक्त भी रहे थे और बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ से भारतीय प्रतिनिधिमंडल के मुखिया रहे थे। राज्यसभा सांसद भी रहे थे और बाद में लोकसभा सांसद बने। 1926 में ये कैबिनेट के सदस्य, 1957 में रक्षा मंत्री और 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। वी.के. कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री के तौर पर थे ये। अगर हम बात करें, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और भी शामिल किया गया है। 1962 के युद्ध के समय लता मंगेशकर जी ने एक गीत गाया था, मेरे वतन के लोगों जरा याद करो उन कुर्बानी, आपने सुना होगा। और इस गीत को सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू भावुक हो गए थे और रोने लग गए थे। तो ये भी एक काफ़ी इतिहास में प्रसिद्ध बात देखने को मिलती है कि बड़े नेता लोग भी भावुक हो जाते हैं सच में। तो ये चीन के साथ हमारे संबंध थे विदेश नीति के संबंध में। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे पाकिस्तान के साथ हमारी नीतियां किस प्रकार प्रभावित करती हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। पाकिस्तान के संबंध में हमारा किस तरीके से शांति या युद्ध और किस प्रकार हम बढ़ाता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले वाला जो हमने वीडियो बनाई जा चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए। ये एनसीईआरटी कक्षा 12 के चैप्टर 4 को हम कर रहे हैं और जल्दी ही हम इसका अगला पार्ट लेके आएंगे। वीडियो छोटी इसलिए बना रहे हैं ताकि आप बोर ना हो और आपको अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।